अस्सलाम वालेकुम, मैं साबिन रियाज एंड पता है कि सबको कश्मीर से हूँ। तो हमारी स्पीकर जर्नी का ये तीसरा चैप्टर है पावर, सॉरी क्या इसका नाम, कास्ट जेंडर एंड रिलीजन। हाँ, तो ये पढ़ लो आराम से, कोई मसला नहीं है। और 1.5 स्पीड रखो या 1.25, कोई बात नहीं। आप वो देख लो जिस पे आप कंफर्टेबल हो। और कंसेप्ट भी इसमें अच्छे से कवर है। और इसमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं की गई है, इसमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं है क्योंकि यार मेरा भी एग्ज़ाम है। अब मैं अगर एडिटिंग करने बैठूँ तो सिंपल सी बात है, मेरा फिर कंप्लीट नहीं होगा। तो एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन में हम दोनों पढ़ते हैं साथ में, यानी कि आप और मैं। तो चलिए इस जर्नी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और नोट्स का टेंशन नहीं लेना, वीडियो को एंड तक देखो, इसका भी आंसर मिल जाएगा। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये समझा जाता है कि वुमेन जो है वो सिर्फ घर के काम के लिए बनी है और घर के बाहर उसको काम नहीं करना है। या कोई फिजिकल स्पोर्ट अगर होगा उसमें वुमेन पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। लेकिन हमारे पास बहुत सारी एक्सेप्शन है, लाइक रोंडा राउजी है, मेरा भाई छानू है। इन्होंने बॉक्सिंग, रेसलिंग या वेट लिफ्टिंग जैसे एरियाज में खुद को प्रूव किया है। यानी कि हमारे पास ऐसी एक्सेप्शन है जो हमारे परसेप्शन को थोड़ा सा वो ना काउंटर अटैक करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने सोचा है कि वुमेन जो है वो घर के बाहर काम ही नहीं कर सकती और उनके लिए कोई एम्पावरमेंट नहीं होनी चाहिए, उनको सिर्फ डाउरी देनी है। लेकिन कुछ ऐसी एक्सेप्शन है हमारे पास जो इन आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करती है। अगर हम काम को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, अगर हम वर्क को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, उसको हम कहते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। नोट कर लो, शायद इस साल मत ना आ जाए, आई डोंट नो, लेकिन काफी अहम क्वेश्चन है कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर सिंपली मतलब क्या है इसका? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर मींस अगर हम काम को डिवाइड करेंगे, अगर इस काम करो डिवाइड, सॉरी आई एम गोइंग विद कश्मीरी, हो जाता है फ्लो में। हाँ, अगर हम काम को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, इट्स कॉल्ड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। लाइक मैन करेगा घर के काम, सॉरी मैन करेगा बाहर के काम और वुमेन करेगी घर के काम। ऐसे कंसेप्शन हमारे आसपास पैदा हुए हैं। और इस कंसेप्शन को हम क्या कहते हैं, इस जहन को क्या कहते हैं हम, इस आइडिया को क्या कहते हैं? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें कोई शक नहीं कि वुमेन ज्यादा काम नहीं करती, लेकिन उनके एफर्ट्स की काफी ज्यादा कम रेस्पेक्ट हमने की है, जिसकी वजह से वो काफी एलियनेटेड फील कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अर्बन एरियाज में थोड़ा सा तो मतलब थोड़ी सी सिचुएशन तो अच्छी है। रूरल एरिया से वहां पे वुमेन जो है वो मतलब घर के बाहर भी काम करती है, उनको पेमेंट्स भी मिलती है, मतलब उनके एफर्ट्स की रिस्पेक्ट भी होती है। लेकिन रूरल एरियाज में ये काफी ज्यादा संगीन मामला अभी तक है। हाँ, अर्बन एरियाज में है उनके लिए रिस्पेक्ट, मगर लेकिन उतनी भी नहीं जितनी मैन के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वुमेन जो है वो 12 घंटे काम करती है और एक मैन भी 12 घंटे काम करते हैं, फिर भी हम मैन को ही उसके बदले मतलब क्या प्रेफरेंस देते हैं। अगर वुमेन 12 घंटे काम करे और अगर मैन 11 घंटे ही काम करे, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? एक आदमी को बनस्बत एक औरत के। यानी कि हम औरत से ज्यादा उस टाइम पे एक आदमी को ही वैल्यू देंगे, उसके काम की रिकग्निशन देंगे। यानी कि हर किसी जगह से, नो डाउट अर्बन एरियाज में ये सेक्सुअल डिवीजन कम है, लेकिन उतना कम भी नहीं है कि क्या कि मतलब वहां पे ये बिल्कुल ही खत्म हो गया है। इतना कम तो बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन वुमेन की पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। अब कौन है ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज यानी कि नॉर्डिक कंट्रीज। अब क्या है नॉर्डिक कंट्रीज? नॉर्डिक कंट्रीज मतलब स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ऐसी कंट्रीज को हम आपस में कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में वुमेन की ज्यादा रिस्पेक्ट है और उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। अब वुमेन इन इंडिया क्या चाह रही है? अभी के लिए वो एजुकेशन में ज़्यादा फैसिलिटीज़ और ज़्यादा प्रोविजंस उनके फेवर में चाह रहे हैं। यानी कि वो अभी एजुकेशनल राइट्स चाह रही हैं, एजुकेशनल राइट्स चाह रहे हैं। कौन? वुमेन। और दूसरी बात, वो चाह रहे हैं वोटिंग राइट्स, मतलब इक्वल वोटिंग राइट्स। और मतलब वोटिंग राइट्स तो है उनके पास, लेकिन ज़्यादा प्रिविलेज चाह रहे हैं वो। और वो इक्वल राइट्स हर किसी स्फीयर में चाह रहे हैं। और एक और बात हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा बेटर कंडीशंस के लिए मांग कर रहे हैं अभी के लिए, या इम्प्रूव पॉलिटिकल स्टेटस। यानी कि वो पॉलिटिक्स में भी एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन चाह रहे हैं। कौन? वुमेन। फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ऐसी मूवमेंट्स होती है जहां पे कोई आदमी या औरत पूरे यानी कि एब्सोल्यूट इक्वल राइट्स की बात करती है या करता है। जब कोई इक्वल राइट्स की बात करे हर हद तक, यानी कि हर किसी स्फीयर में, हर किसी पार्ट में, हर किसी गेम में, हर किसी एक्टिविटी में जब इक्वल राइट्स की बात होती है ना, तो उसको फेमिनिज्म कहा जाता है। और जो इंसान इस फेमिनिज्म को प्रमोट करता है उसको कहते हैं फेमिनिस्ट। हाउ डू वुमेन फेस ऑपरेशन? पहला तरीका जिससे वुमेन ऑपरेशन का शिकार होती है वो ये कि वुमेन की रिप्रेजेंटेशन हाई वैल्यूड जॉब्स में बहुत कम होती है, या वो जॉब्स जिनमें पैसे ज्यादा मिलते हो उनमें वुमेन की रिप्रेजेंटेशन अभी के लिए बहुत कम है। दूसरा पॉइंट जिसमें हमें ये पता चलता है कि वुमेन की हरासमेंट या उनके साथ जुल्म सितम हो रहा है, वो ये कि मेल लिटरेसी रेट अभी के लिए 76% है और फीमेल लिटरेसी रेट 54% है। यानी कि
फीमेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या अभी के लिए इलिटरेट है एज कम्पेयर टू मेल्स, यानी लेकिन फीमेल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही है एज कम्पेयर टू मेल्स इन मनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। लेकिन उसके बावजूद जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा कम ना ये उनकी काफ़ी ज़्यादा कम रिप्रेजेंटेशन है स्टडीज़ में भी, यानी कि इस हिसाब से भी वुमेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जुल्म का यानी कि एट्रोसिटी का शिकार होते हैं। इवन दो अगर लड़कियां अच्छा परफॉर्म भी करती है ना तो उनके लिए उसके लिए क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लड़की 10th में 12th में 500 के मतलब क्या पूरे 100% भी लाए, तो काफ़ी कम पेरेंट्स ऐसे हैं ना जो हायर स्टडीज़ के लिए उसको लड़की को अब्रॉड भेजे या कहीं और जहाँ पे वो पढ़ना चाह रही हो या जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये होता है कि पहले तो ये सी में फॉल फॉर एनीथिंग, और दूसरा कि कल को इसको दूसरे घर जाना है तो अभी के लिए इसका क्या ही करेंगे, मतलब इसको ज़्यादा पढ़ा के। ऐसा कंसेप्शन रियली एग्जिस्ट करता है, रियली इट एग्जिस्ट्स। और तीसरा, वुमेन को जो है वो मैन के कंपैरिजन में उनको बहुत कम वेजेस या पेमेंट मिलती है। लेकिन 1976 में एक एक्ट पास किया गया था, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट के तहत अगर एक आदमी और औरत एक ही नेचर का काम करते हो एक टाइम के लिए तो उनको बिल्कुल एग्जैक्ट सैलरीज वेजेस मिलनी चाहिए। लेट्स से अगर इंडियन वुमेन क्रिकेटर्स और मैन क्रिकेटर्स दोनों 50 ओवर खेलते हैं, क्या आपको लगता है कि उनके बराबर सैलरीज होंगी? मुझे ऐसा लगता था कि उनके इक्वल वेजेस नहीं मिलते, उनको इक्वल सैलरीज नहीं मिलती। लेकिन ऐसा बिल्कुल है कि बीसीसीआई यानी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो इक्वल वेजेस या इक्वल सैलरीज इन मतलब क्या वुमेन क्रिकेटर्स को भी देता है और मेल क्रिकेटर्स को भी देता है। यानी कि 1976 के इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट के तहत वुमेन और मेन को इक्वल वेजेस मिलनी चाहिए, इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए अगर वो सेम नेचर का काम करते हो। अब चौथा तरीका जिससे हमें पता चलता है कि वुमेन जो है वो जुल्म सितम का शिकार होता है वो ये कि यहाँ का सेक्स रेशियो बहुत कम है। व्हाट इज सेक्स रेशियो? सेक्स रेशियो इज बेसिकली सिंपली कितने फीमेल्स है पर 1000 मेल्स। द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इज कॉल्ड द सेक्स रेशियो ऑफ एनी प्लेस, यानी कि कितनी फीमेल्स है पर 1000 मेल्स के लिए उसको हम कहते हैं सेक्स रेशियो। इंडिया का सेक्स रेशियो जो है वो 919 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है, यानी कि बहुत कम है। कितना कम कि मतलब 1000 आदमियों के लिए 919 ही औरतें हैं, इतना कम सेक्स रेशियो है यहाँ का। और कुछ स्टेट्स लाइक हरियाणा का सेक्स रेशियो तो और भी कम है। ऐसा आपने यूपीएससी में सुना होगा कि इसका इस स्टेट का उस स्टेट का क्यों सेक्स रेशियो कम है, क्योंकि मतलब में ना सिलेक्टिव थिंकिंग है। लाइक सिलेक्टिव ये ना क्या कहते हैं उसको, अबॉर्शन होता है सिंपली। जब कुछ कहते हैं उसको, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मतलब ये अभी के लिए क्राइम है। हाँ, सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर पहले से ही अगर पहले से ही एक डॉक्टर एक पेशेंट को कहे कि आप मतलब आपका लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है, इट्स अ पेनल्टी। इसके लिए पेनल्टी भी हो सकती है और पनिशमेंट भी हो सकती है, जो कि सही भी है क्योंकि इतनी नैरोनेस अभी भी हमारे माइंड्स में एग्जिस्ट करती है कि जो है ना कि हम लड़कियों का अबॉर्शन पहले प्रेफर करते हैं। चलो शुक्र अल्लाह का कि इस्लाम ने हमें इतना तो गारंटी किया है कि एक जो लड़की होती है वो रहमत मतलब वो एक रहमत की तरह दो घरों पे नाजिल होती है, एक ही घर पे नहीं। लेकिन अब हर कोई तो ऐसा नहीं होता, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, वैसे तो हम सब भाई हैं। लेकिन इतनी नैरोनेस अभी के लिए एग्जिस्ट करती है, बहुत ज़्यादा नैरोनेस अभी के लिए एग्जिस्ट करती है कि सेक्स ये ना सेक्स एबॉर्शन अभी के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से हमारा सेक्स रेशियो बहुत कम है। चलो क्वेश्चन अगर बन गया कि इंडिया का सेक्स रेशियो क्यों कम है, इसलिए कम है क्योंकि लोग जो है ना वो लड़के प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स, यही इसका रीज़न है। और आखिरी पॉइंट ये है कि आजकल वुमेन जो है वो अपने घर पे भी सेफ नहीं है काफ़ी सारे मैटर्स में, क्योंकि उनको समझने वाला कोई होता भी नहीं। और ऐसे घर जहाँ पे मैं भी कह रहा था कि सिलेक्टिव अबॉर्शन होती है तो वहाँ पे वुमेन ऑब्वियसली कम होगी, तो एक लड़की को समझने वाला भी कोई नहीं होता, इसलिए लड़कियां जो है वो घर पे भी सेफ नहीं होती आजकल। ये तो हमने प्रॉब्लम्स की बात की। अब पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ पे हम प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं और उनका एक सोल्यूशन समझते हैं। तो यहाँ पे कुछ सोल्यूशंस हैं। देखो पहली चीज़ जो है वो है कि वुमेन की जो वुमेन की कंडीशन है ना, ये हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय इम्प्रूविंग देयर पॉलिटिकल स्टेटस और उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से। यहाँ पे एक डेटा दिया गया है कि यहाँ पे इंडिया में कभी लोकसभा में ना 15% भी टच नहीं हुआ है वुमेन का पार्टिसिपेशन। लेकिन 2019 में क्या हुआ? हाँ, 2019 में 14.36% जो है वुमेन जो इलेक्ट हुई थी पार्लियामेंट में, लेकिन उससे ज़्यादा कभी हुआ ही नहीं है। इतना ज़्यादा आप देखो, पार्लियामेंट में 14.36% ही है वुमेन वहाँ पे, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं।
जो फील्ड वुमेन का स्टेटस इम्प्रूव कर सकता है, यानी कि पॉलिटिक्स, वहाँ पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वुमेन की इतनी कम है कि 14.36 पे ये भी गुजारा हो रहा है। और वर्ल्ड का कितना है? वर्ल्ड का है 24%, लेकिन इंडिया का है सिर्फ 14%, और 14% अभी तक का ऑल टाइम हाईएस्ट है। और वर्ल्ड का कितना है? 24% एवरेज में। लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो है, या यहाँ पे स्पेन का रूल रहा है, यानी कि लैटिन कंट्रीज ना, वहाँ पे भी इससे अच्छा रेशियो है, वहाँ पे भी वुमेन की अच्छी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। या गल्फ कंट्री जो है, वहाँ पे भी वुमेन की अच्छी रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में। सो बेसिकली इंडिया में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अभी के लिए वुमेन्स की बहुत कम है, जो कि हमें इंप्रूव करनी है। हम तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि वुमेन्स की कंडीशन कैसे खराब है हमारी कंट्री में। अब हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं बाय इंप्रूविंग देयर पॉलिटिकल स्टेटस। इंडिया में एक ऐसी बात है कि वर्ल्ड में, पहले हम वर्ल्ड का देखेंगे, वर्ल्ड में जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वुमेन की वो है 24%, लेकिन इंडिया में सिर्फ 14.36, जो कि ऑल टाइम हाईएस्ट है, वो टच हुआ है। 14.36 से ऊपर हम कभी गए ही नहीं है। तो हमें अपना पॉलिटिकल स्टेटस वुमेन का इंप्रूव करना है। ये हम कैसे कर सकते हैं? कुछ ऐसे लॉज बनाकर, पहला पॉइंट लिख लेना कि कैसे हम वुमेन की कंडीशन क्या इंप्रूव कर सकते हैं। उनके लिए कुछ ऐसे लॉज बनाओ ताकि वो पॉलिटिकल सिस्टम में, पॉलिटिकल एरिना में अच्छे से खड़े हो पाए, यानी कि उनको वहां पे रहना आए। वहां पे उनके सामने अगर 10 मर्द रख लिए, यानी कि, तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें कम वोट्स आएंगे। तो ऐसे कुछ रिजर्वेशन या कुछ वहां पे रखो कि ये वहां पे सेफ फील करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि हमारा भी कोई विन परसेंटेज है। ऐसे समझाता हूँ मैं। हाँ, अगर हम अभी के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप देखें, पता है ना सबको? जिनको नहीं पता वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्या है, ये टॉप 10 टॉप 9 क्रिकेट नेशंस का एक ये ना टेस्ट चैंपियनशिप सा है। अगर हम अभी जिम्बाब्वे को या आयरलैंड को इन 9 टीम्स में रखें, क्या आपको लगता है कि वो कहीं पे सामने टिक पाएंगी ऑस्ट्रेलिया या इंडिया के? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें क्या करना है? हमें जिम्बाब्वे और आयरलैंड के लिए उनके स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए हमें कुछ ऐसे प्रोविजंस निकालने हैं। आईसीसी को इनके लिए डबल चांसेस या समथिंग एल्स रखना है ताकि वो ज्यादा मोटिवेटेड फील करे। वैसे ही सिंपली वुमेन की भी कंडीशन हम ऐसे बेहतर बना सकते हैं। तो इससे अच्छी एग्जाम्पल क्या दे सकता हूँ यार? दूसरा यहाँ पे क्या दिया गया है कि वुमेन की के लिए लोकल बॉडीज में, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में 1/3 रिजर्वेशन रखना है, जो कि रखी गई है अभी तक के लिए। और इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि रूरल और अर्बन एरियाज में कम से कम 10 लाख वुमेन जो है वो पॉलिटिकली एक्टिव हो गए। समझो इस पॉइंट को फिर से। 1/3 रिजर्वेशन जब से रखी गई वुमेन की, यानी कि अगर एक मतलब सिंपली ना 1/3 रिजर्वेशन जब से रखी गई वुमेन्स के लिए किसी अर्बन और लोकल, यानी कि रूरल गवर्नमेंट में, तो तब से क्या हुआ? 10 लाख वुमेन जो है वो एनरोल हुई, वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया पॉलिटिक्स में। कब से? जब से इनको रिजर्वेशन मिली। अब काफी ज्यादा वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1/3 रिजर्वेशन मांग रही है। कहाँ पे? पार्लियामेंट में। अभी तक स्टेट ना ना, हाँ, अभी तक वो सिर्फ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में मांग रही थी, जो कि उनको मिली। लेकिन अब ये मांग रही है कहाँ पे? पार्लियामेंट में। और बता दूं, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, इस साल इस पे शायद इसकी शायद बिल भी निकली, मतलब बिल पास हुई लोकसभा में। आप देख लेना। शायद शायद आई गेस ध्रुव राठी ने, माई वन ऑफ माई फेवरेट यूट्यूबर्स, उसने इस पर वीडियो बनाया है, या मोहक मंगल, आकाश बैनर्जी या प्रिया जैन, इन्होंने शायद वीडियो बनाया है इस पर। आप देख लेना अपनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। वैसे तो अभी के लिए 10th में हो ना, तो अभी के लिए इसी पे फोकस करो। क्या मतलब, अब कुछ ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो चाह रही है कि अभी तक अब हमें किनको, वुमेन्स को मिलनी चाहिए 1/3 रिजर्वेशन। कहाँ पे? कहाँ पे? पार्लियामेंट में। ओके, सो दिस वॉज ऑल इट। देखो मैं यहाँ पे तेज पढ़ा रहा हूँ ना, किस लिए पढ़ा रहा हूँ? ताकि तुम लोगों के बैकलॉग क्लियर हो यार। बस इतना ही, ये पहला पार्ट हो गया इस चैप्टर का क्लियर। वो क्या था? वुमेन का मतलब हमने पढ़ा रिलीजन को, कास्ट जेंडर और रिलीजन है ना, जेंडर, तो जेंडर वाला पार्ट हमने क्लियर कर दिया। सो कीप रॉकिंग यार। हियर वी एंटर द सेकंड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, वो है रिलीजन। रिलीजन में हम पहले पढ़ेंगे कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म मतलब क्या? लोगों का लड़ना एक दूसरे के साथ मजहब के नाम पे, इसे हम कहते हैं कम्युनलिज्म। क्या कहते हैं? कम्युनलिज्म। और देखो, मजहब तो प्यार की बात होती है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया है कि अब लोग जो है ना वो एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। तो हमें ये समझ आता है कि रिलीजन इतना सेंसिटिव मैटर है कि अगर इसके साथ छेड़छाड़ की जाए ना, तो खून की नदियां बह सकती है। गांधी जी का कहना था कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को दूर नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि रिलीजन की जो सारी अच्छी चीजें हैं ना, उनको अगर पॉलिटिक्स में इंटीग्रेट किया जाए तो पॉलिटिक्स ज्यादा बेहतर हो सकती है।
कुछ ह्यूमन राइट ग्रुप्स का ये कहना है कि एक कंट्री में जो माइनॉरिटी, जो रिलीजियस माइनॉरिटी होगी, उनके लिए कुछ ऐसे लॉज बनाने चाहिए ताकि वो एलियनेट फील ना करे, उनको नहीं लगना चाहिए कि हम एलियंस हैं। और वुमेन का क्या कहना है, वो कह रहे हैं कि वुमेन वुमेन मूवमेंट्स जो है वो ये कह रहे हैं कि जो हर कोई रिलीजन है उनके फैमिली लॉज हमारे खिलाफ है। वुमेन मूवमेंट्स ये कह रही है कि हर किसी रिलीजन के फैमिली लॉज हमारे खिलाफ है। देखो क्या होता है, जब एक रिलीजन को किसी कंट्री की बेस बनाया जाए तो वहां पे क्या होगा। हमारे पास एग्जाम्पल पड़ी है श्रीलंका पहले चैप्टर में। क्या हुआ था जब बुद्धिज्म को बनाया गया था स्टेट रिलीजन ऑफ श्रीलंका, क्या हुआ था वहां पे, मतलब बहुत ज्यादा सिविल वॉर वहां पे हुआ। तो सिंपली क्या हमें इसे समझ आता है कि अगर एक कंट्री पे हम किसी एक रिलीजन की डोमिनेंस रखे तो बाकी रिलीजन जो है, बाकी रिलीजन रिलीजियस पीपल जो है वो थोड़ा सा एलियनेट फील करेंगे, उनको लगेगा कि यहाँ पे हमारे लिए कुछ है ही नहीं। तो इस वजह से क्या है कि इस वजह से एक रिलीजन को कभी भी एक कंट्री की बेस नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हर किसी मजहब के लोगों के पास अपने अपने बिलीफ्स होते हैं। क्यों किसी का बिलीफ दूसरे पे थोपे हम। हाँ, हम आपस में बात कर सकते हैं एक पॉजिटिव वे में, एक कंस्ट्रक्टिव वे में, लेकिन एक दूसरे के मजहब को गाली देना, इससे क्या ही मिलेगा, इससे बस नफरत पैदा होगी। और फिर क्या होता है, जब एक रिलीजन को इतना ज्यादा हम प्रायोरिटाइज करेंगे एक कंट्री में तो क्या होगा, मतलब प्रायोरिटाइज क्या, जब हम उसको इतना ज्यादा पीक पे रखेंगे फिर क्या होगा, फिर या तो एक मजहब का पूरा डोमिनेंस होगा, एक रिलीजन का पूरा डोमिनेंस होगा एक कंट्री पे, या फिर जो रिलीजियस माइनॉरिटी होगी ना वो क्या करेंगे, पता है क्या करेंगे, वो एक सेपरेट स्टेट की बात करेंगे। क्या करेंगे, वो एक सेपरेट स्टेट की बात करेंगे। इसकी एग्जांपल मेरे दिमाग में अभी आ रही है। साउथ सूडान जो है वो दुनिया की सबसे लेटेस्ट कंट्री है, शायद 2011 में बनी थी। कब बनी थी, 2011 में। साउथ सूडान जो है ना, वहां पे शायद क्रिश्चियन ज्यादा है, उनके साथ एट्रोसिटीज हो रही थी फ्रॉम द मुस्लिम सूडान, तो वो वहां से अलग होना चाह रहे थे। देखो यहाँ पे यही कुछ होता है फिर आखिर में, जब किसी मजहब के साथ हम ऐसा गलत करेंगे जैसे वहां पे साउथ सूडान में हुआ, या यहाँ पे श्रीलंका में, तो फिर जो बाकी माइनॉरिटीज है ना वो फिर एक रिवॉल्ट करने के लिए आते हैं। तो इसका मतलब क्या, क्या डिफरेंट रिलीजन्स एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते? नहीं यार, रिलीजन्स का एक साथ एग्जिस्ट करना ही एक डेमोक्रेसी और एक, हाँ, ये ना, एक सॉवरेन स्टेट का एक मजा बनाते हैं। एक डाइवर्स स्टेट का मजा किससे बनता है, डिफरेंट कलर्स से। यानी कि अगर एक मुस्लिम भी एक साथ रहेगा एक कंट्री में, इसकी एक अच्छी एग्जांपल पता है कहाँ पे है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप देखो हर किसी कम्युनिटी का पर्सन वहां पे बैठा हुआ है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, आई गेस, सॉरी मुझे कोई क्रिश्चियन अभी याद नहीं आ रहा, आई एम सॉरी, अगर हो कोई आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लेना। या वहाँ पे जैन, पारसी, सारा कुछ है वहाँ पे, साउथ इंडियन, वेस्ट बंगाली, मुंबई या मुंबईकर, या वहाँ पे गुजराती, मतलब वहाँ पे सारा ये मिक्सअप है, तो कितना ब्यूटीफुल लगता है वहाँ पे। तो एक रिलीजन को, मतलब कि हम काफी सारे रिलीजन्स को एक साथ एक कंट्री में रख सकते हैं, वो और ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। बस उसको चलाने की बात है, उसको एक साथ ना इंटीग्रेट करने की बात है, एक साथ मतलब कि मैनेज करने की बात है, बाकी खुद ही हो जाएगा। कम्युनलिज्म की काफी सारी शक्लें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद है। मोस्ट कॉमन फॉर्म क्या है इसकी, रिलीजियस प्रेजुडिस, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, और ये सोचना कि एक का रिलीजन दूसरे से बढ़कर है। देखो समझाता हूं मैं इस पॉइंट को। पहली फॉर्म हम कैसे देखते हैं कम्युनलिज्म को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। अगर आप फॉर एग्जांपल हमारे क्लास में ज्यादा हिंदू स्टूडेंट्स में से मैं कश्मीर से हूँ, तो कश्मीर में अभी मतलब कश्मीर वैली में मुस्लिम्स की ज्यादा पॉपुलेशन है, तो हमारे क्लास में ज्यादा हिंदूज नहीं होते, एक दो थे शायद, हाँ। तो वहां पे अगर, मैं अगर कह रहा हूँ, वैसे तो हम भाई थे और हम भाई की तरह रहते थे वहां पे, चाहे वो हिंदू ब्रदर ही था हमारा, लेकिन हम भाई की तरह रहते थे। तो क्या होता था वहां पे, तो क्या होता है यहाँ पे, अगर हम उसे उस हिंदू ब्रदर को वहां पे कहे कि आपका रिलीजन जो है वो हमसे कम है, या कल को मैं किसी ऐसे स्टेट में जाऊं जहां पे हिंदूज की पॉपुलेशन मुझसे मतलब मुस्लिम से ज्यादा है, तो वो अगर मुझे वहां पे कहे कि आपका रिलीजन अच्छा नहीं है, वो नहीं है, तो वहां पे एक रियल लाइफ एग्जांपल मिल जाती है हमें, किसकी, कम्युनलिज्म की। यानी कि कम्युनलिज्म कैसे एग्जिस्ट करता है, पहली फॉर्म में रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। कैसे कैसे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि हम एक का मजहब दूसरे से ज्यादा बढ़ता, मतलब क्या, बड़ा समझते हैं। दूसरा पॉइंट, एक कम्युनल माइंड जो है ना वो हमेशा पॉलिटिकल डोमिनेंस की चाह में होता है। क्या होता है, पॉलिटिकल डोमिनेंस की। उसको लगता है कि सिर्फ ये ना, एक कंट्री पे अगर सिर्फ एक मेजोरिटी का मार्क आ गया, अगर एक कंट्री में सिर्फ मेजोरिटीज की पोजीशन रही, सिर्फ यहाँ पे एक ही रिलीजन मेजोरिटी में रहा, तो उसकी जिंदगी सफल, भाई कुछ नहीं होने वाला। अपनी डेवलपमेंट पे फोकस करो, वही इनफ है तुम्हारे लिए। चाहे मैं, देखो फिर से मैं किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहा, हम सब भाई हैं, मैंने फिर से कहा। अब किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई हो सकता है, किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई हो सकता है।
बस रिलीजन को एक कंट्री की बेस ना बनाओ। हाँ, एक और बात हम कैसे देखते हैं कम्युनलिज्म एक मतलब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। देखो क्या होता है, कुछ पॉलिटिशियन जो है ना, वो कभी कभार धर्म के नाम पे वोट्स मांगते हैं, जो कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको बिल्कुल नकारा है, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन काफी सारे पॉलिटिशियंस ऐसे भी हैं जो कि इन चीजों पे यानी कि पॉलिटिक्स के रिलीजन के बेस पे वोट्स मांगते हैं। कभी कभार ऐसे मतलब क्या नाराबाजी होती है, कभी कभार ऐसे स्लोगन्स दिए जाते हैं जिससे ऐसा दिखाया जाता है कि कोई रिलीजन दूसरे से कम है और कोई रिलीजन एक दूसरे से बड़ा है। और जब कम्युनलिज्म पीक पे होता है ना, तो कम्युनल राइट्स होते हैं। क्या होते हैं? दंगे होते हैं, दंगे फसाद होते हैं। इसकी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं, बहुत ज्यादा एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे। पहली सबसे सबसे बड़ी एग्जांपल जो कम्युनलिज्म से हमें दिखी है वो है पार्टीशन ऑफ इंडिया। क्या पार्टीशन ऑफ इंडिया? उस टाइम पाकिस्तान किस बेस पे बना? इंडिया किस बेस पे बना? मतलब उस टाइम पाकिस्तान अलग हुआ इससे, तो वो किस बेस पे बना? वो बना एक मुस्लिम स्टेट के बेस पे। यानी कि वो उसकी बेस क्या थी? एक रिलीजन था उसका बेस। तो रिलीजन पहला क्या हुआ, वहां पे कितने ज्यादा मरे आपको मतलब क्या अंदाजा भी नहीं होगा। इतने ज्यादा लोग मरे वहां पे, जब ये पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, बहुत ज्यादा लोग मरे। तो इसको हम मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि कितना ये गंदा रूप ले सकता है ये कम्युनलिज्म। दूसरा, 1984 में जो पंजाब में हुआ था, काफी ज्यादा गंदे हालात हुए थे वहां पे। दिल्ली में मारा गया था लोगों को, मतलब बहुत ज्यादा गंदे हालात हुए थे। या 2020 में जो कम्युनल राइट्स हुए थे दिल्ली में, वो भी काफी ज्यादा इसकी गंदी एग्जाम्पल है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इस बारे में? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी रिलीजन को किसी से मतलब क्या सुपीरियर नहीं समझता। और ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी रिलीजन को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया है, ना किसी को कुछ स्पेशल स्टेटस मिला है। हमारे पास ये राइट है कि हम अपना रिलीजन फैला सकते हैं, हम अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारे कंट्री में ये क्या मतलब ये हमें राइट मिला है। और हाँ, कोई भी बंदा किसी दूसरे पे अपना मजहब नहीं थोप सकता। यानी कि कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि तुम्हें ये रिलीजन फॉलो करना ही करना है, आप ये शाउट करो, आप वो करो। लेकिन ये अलाउड नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल ही रिलीजन में इंटरफेयर ना करे। कॉन्स्टिट्यूशन को रिलीजन में इंटरफेयर करना जरूरी है, क्योंकि काफी सारे मैटर्स ऐसे भी है जिनमें लोग जो है ना वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लाइक अनटचेबिलिटी। मैंने एक मूवी देखी थी अभी, उसका नाम था, आई गेस क्या था उसका नाम, लड्डू समथिंग एल्स, गुटली लड्डू। बहुत अच्छी मूवी है। या आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की, बहुत अच्छी फिल्म है। तो मैंने उसमें क्या सीखा कि कास्टिज्म जो है ना वो इंडिया में बहुत गंदे रूप में अभी भी मतलब क्या दम अपना ले रहा है कास्टिज्म। तो अगर वहां पे इस मैटर को ऐसे ही छोड़े तो इतनी ज्यादा मतलब गंदी हालत है अभी भी कंट्री की कि कास्टिज्म को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस कास्टिज्म को कैसे मिटाया जा सकता है? जब कुछ प्रोविजंस हम ला सकते हैं, जब सरकार कुछ प्रोविजंस लाएगा। तो इसलिए सरकार वहां पे इंटरफेयर करेगा रिलीजन में भी। इंडियन सोसाइटी में सेक्युलरिज्म जो है वो इसकी बेस है, ना कि कोई रिलीजन है। इंडियन सोसाइटी में हर कोई रिलीजन इक्वल लेवल का है, और हर कोई जो लोग है ना वो आपस में भाईचारे के हिसाब से रहते हैं। इससे एक डाइवर्सिटी सी पैदा होती है, और इससे एक रेनबो की तरह मतलब क्या हम ये नहीं कह सकते कि कोई बैड कलर, काफी सारे कलर्स एक साथ मिलके, डाइवर्सिटी में काफी सारे कलर्स एक साथ मिलके कोई गंदा कलर बना रहे हैं, नहीं। डाइवर्सिटी में काफी सारे कलर्स बन के एक रेनबो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक रेनबो बनाते हैं। काफी सारे रिलीजन्स मिलके एक अच्छा सा रेनबो बनाते हैं। तीसरा पार्ट है हमारा इस चैप्टर का, और लास्ट पार्ट, वो है कास्ट। इंडियन सोसाइटी में कास्ट जो है, कास्ट ये काफी ज्यादा अरसे से जी रही है, और ये सबसे गंदी तरीन चीज है हमारी सोसाइटी की, बहुत ही गंदी चीज। तो क्या होता था पहले कि कुछ कास्ट जो थी ना वो एक स्ट्रॉन्ग पर्क सी एंजॉय करती थी। क्या करती थी? वो एक स्ट्रॉन्ग पर्क सी एंजॉय करती थी। पर्क मतलब यानी कि वो कुछ प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे, वो कुछ बेनिफिट्स एंजॉय करते थे। कौन? कुछ कास्ट्स। लेकिन जो काफी कास्ट्स है ना मतलब दूसरी कास्ट्स, उनको बहुत सारे जुल्म सितम का सामना करना पड़ता था, और उनको एक गंदी तरीन चीज का सामना करना पड़ता था। उस गंदी तरीन चीज का नाम है अनटचेबिलिटी। क्या? अनटचेबिलिटी, छुआछूत, यानी कि अनटचेबिलिटी। तो समझते हैं इस कास्ट सिस्टम को। काफी सारे लीडर्स लाइक गांधी जी, ज्योतिबा फुले, पेरियार, बी आर अम्बेडकर, इन्होंने काफी सारा काम किया इस कास्ट इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए। अब एक कास्ट सिस्टम थोड़ा सा खत्म हो रहा है इंडिया में। क्या रीजन है इसके? कि जो ये पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स थे इन्होंने काफी सारे एफर्ट्स लगाए हैं, और सोशियो इकोनॉमिक चेंज आ रही है। यानी कि अब जो गरीब था वो गरीब नहीं रह रहा, अब राजा का बेटा राजा नहीं बन रहा। सुपर 30 की लाइन है।
यानी कि अब जो डिजर्विंग है ना उसको मिल रहा है अपना मतलब पोटेंशियल, वो अनलॉक कर पा रहा है। अब एक दलित भी हाई लेवल पे हमें दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो इससे क्या हुआ, हमारे समाज में एक स्टेबिलिटी से आई, क्या आई, एक स्टेबिलिटी सी। जो फॉर एग्जांपल अगर कहेंगे अभी तक कोई आईएएस फॉर एग्जांपल, अगर कोई अभी तक एक डीसी की पोस्ट पे है, डीएम की पोस्ट पे है, अभी एक दलित है, और अब किसी ब्राह्मण को उसके पास काम पड़ गया, अभी तक वो उसके साथ बात भी नहीं करता, उसके साथ हाथ भी नहीं लगाता। देखो अगर कोई ब्राह्मण है, प्लीज आई एम सॉरी, लेकिन ये बुक में लिखा है यार, और ये रियलिटी है, एक्सेप्ट करते हैं, और हम तो पढ़े लिखे हैं, एडुकेटेड बंदे हैं, तो ये चीज़ें तो एक्सेप्ट करनी है। तो क्या है कि अगर कोई डीसी है, डीएम है, और अगर कोई यहाँ पे किसी को काम पड़ गया डीएम के पास, वो है लेकिन ये ब्राह्मण है और वो दलित है, अब यहाँ पे इसका काम पड़ गया है इसके साथ, तो ये इस बार इसका काम मतलब क्या, ये इसके पास जाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है माहौल में, थोड़ी सोशो इकोनॉमिक चेंज आई है माहौल में, इस वजह से थोड़ा ये कास्ट सिस्टम भी खत्म हुआ, मतलब कम हुआ। और कुछ और कुछ अलग फैक्टर से ये कास्ट सिस्टम थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, लाइक डेवलपमेंट से। जैसे जैसे कंट्री ने डेवलप किया, लोग जो थे वो थोड़ा खुद भी डेवलप करने लगे, और ये कास्ट सिस्टम थोड़ा कम होने लगा। अर्बनाइजेशन, जैसे जैसे ज़्यादा शहर बनने लगे, शहरों में वैसे मैंने कहा ये ज़्यादा नहीं होता, तो होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता एज कम्पेयर टू विलेज। तो क्या है कि थोड़ा कम वहाँ पे भी होने लगा। लिटरेसी और एजुकेशन, एजुकेशन वो टूल है जो कुछ भी बदल सकता है। तो लिटरेसी, जब से ये एजुकेशन फैसिलिटीज ज़्यादा ज़्यादा मिलने लगी हमें, तब से ये कास्ट सिस्टम थोड़ा कम हो रहा है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी मतलब जब से लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट काम करना स्टार्ट किया, तब से ये जो मतलब हायरार्की थी ये कम हो रही है, यानी कि ये जो कास्ट सिस्टम था ये कम हो रहा है तब से। और जब से लैंडलॉर्ड्स की पोजीशन वीक हुई है, जब से लैंडलॉर्ड्स की पोजीशन वीक हुई है, तब से भी ये कास्ट सिस्टम जो है वो थोड़ा इम्प्रूव कर रहा है, यानी कि इम्प्रूव मतलब ये कम हो रहा है। और रिजर्वेशन, देखो रिजर्वेशन है ना, काफी ज्यादा इलिटरेट लोग इसको एक बकवास चीज समझते हैं। नहीं नहीं, मैं खुद जनरल कैटेगरी से हूँ, लेकिन जिस तरह से अभी कंट्री में एट्रोसिटीज हो रही है ना, दे डिजर्व अ प्लेस, दे डिजर्व रिजर्वेशन। हाँ, कितनी डिजर्व करते हैं, क्या डिजर्व करते हैं, वो अलग की बात है, कि इतने नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, वो फिर अलग की बात है, लेकिन रिजर्वेशन तो होनी चाहिए। और इस रिजर्वेशन की वजह से ये कास्ट सिस्टम जो है ना, ये थोड़ा कम होने लगा है। और रिजर्वेशन पे बात कहूँ कि काफी सारे डेथ्स हमें आज भी दिखते हैं कास्ट के नाम पे, कास्ट के नाम पे आज भी डेथ्स दिखती हैं, तो ये बहुत गंदी चीज है। और रिजर्वेशन ने इसको कुछ हद तक तो कम किया है, लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी जो इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही है, यानी कि एक ही कास्ट के दरमियान, एक ही ट्राइब्स के दरमियान, एक ही विलेज के दरमियान जो मैरिजेस हो रही है ना, उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है ये कास्ट सिस्टम, और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। या अनटचेबिलिटी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। या जो अपर कास्ट है ना, अपर कास्ट लोग जो है वो ओल्ड सिस्टम को छोड़ के एक मॉडर्न सिस्टम तक जा रहे हैं, लेकिन जो बेचारे डाउन ट्रॉडन लोग थे, उनके पास ये अच्छी एजुकेशन की फैसिलिटीज अभी तक नहीं है। और जो लोग, जिनको एजुकेशन का पूरा हक नहीं मिला था, वो भी बहुत पीछे रह गए हैं इस मतलब आज की फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में। देखो जब पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को पिक करती है ना, तो वो ये नजर में रखती है कि उनके कैंडिडेट्स काफी सारे पार्टी से बिलोंग करते हैं, ताकि उनको एक स्टेबिलिटी मिले, ताकि उनको ये इंश्योर हो कि अगर कोई दलित हमारी कम्युनिटी में है, हमारी सॉरी पार्टी में है, तो उनको कुछ वोट्स दलित से भी मिलेंगे। अगर उनको देखो फॉर एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा, लाइक से मैं क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ, और मुझे क्लास स्कूल का प्रेसिडेंट बनना है, क्या बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, लेकिन मुझे सारे वोट चाहिए, काफ़ी सारे वोट चाहिए। अब मैं तो सिर्फ 10th के वोट्स पे के भरोसे नहीं रह रहा, मुझे 5th के वोट्स भी चाहिए, 4th के वोट्स भी चाहिए। अब मैं उनमें से कुछ बच्चों को लाऊंगा और अपनी पार्टी में इंक्लूड करूंगा। मैं उन बच्चों को अभी तक मतलब क्या, मैं उनको रेस्पेक्ट भी नहीं करता था अभी तक, मैं उनके मतलब क्या, मैं उनसे मुंह भी नहीं लगाता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब उनकी रिस्पेक्ट बढ़ी मेरे सामने। क्यों रिस्पेक्ट बढ़ी? क्योंकि मुझे वोट्स चाहिए। तो इस पॉलिटिक्स ने थोड़ा सा इंप्रूव उनकी सिचुएशन की, उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की वजह से थोड़ा सा उनका स्टेटस बढ़ने लगा। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तो ऐसी है ना, उनके बीच में इतना प्यार होने लगा, किनके बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में और कुछ कास्ट के बीच में, यानी कि उन कुछ पार्टीज का वजूद ही बना कास्ट के नाम पे, ऐसा तक हुआ। लाइक बीएसपी, एसपी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, इनका मतलब इनकी इंक्लिनेशन किसकी तरफ ज्यादा है, कास्ट ग्रुप्स की तरफ। और हाँ, जब से यूएएफ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आया है, तब से पॉलिटिकल लीडर्स इस चीज से डरते हैं कि अगर वो अब कास्ट बेस्ड, यानी कि वो अगर अब कुछ कास्ट के लोगों को जाने दे,
तो उनके वोट्स पे असर पड़ेगा। क्या पड़ेगा? उनके वोट्स पे असर पड़ेगा। तो अब वो सब चीज़ों पे नज़र रखे हुए हैं, यानी कि इस चीज़ से भी कास्ट थोड़ा सा, यानी कि उनकी रेस्पेक्ट बढ़ने लगी। कभी कभार क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कभी कभार अपने ज़्यादातर कैंडिडेट्स एक ही पार्टी से रखती है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स मिले। लेट्स से कैसे, मैंने काफ़ी एग्जाम्पल दी ना अपनी प्रेसिडेंसी की, तो इस टाइम में भी उसी से समझते हैं। हाँ, तो ये कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे कहा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है हमारे स्कूल में, लेट्स से, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट बनना है किसी, मतलब क्या, वोट्स वहाँ पे मैटर करते हैं। लेट्स से 1000 वोट्स, लेट्स से 1000 वोट्स जो जीतेगा वो मेजोरिटी बनाएगा। लेकिन एट्थ नाइन्थ टेंथ ये जो तीन क्लासेस है ना, इनके पास 1500 स्टूडेंट्स हैं। तो मुझे क्या, मुझे किन पे ज़्यादा फोकस करना है? मैं इन तीन पे ही फोकस कर लूंगा, क्योंकि जो बाकी 7 क्लासेस है ना वहाँ पे सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स हैं। अगर मुझे 1500 में 1200 भी मिल जाएंगे, 1100 भी मिल जाएंगे, आई विल फोकस ऑन दैट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपनी पार्टी से ज़्यादा कैंडिडेट्स बड़े क्लासेस के रखूंगा ताकि उनके वोट्स ज़्यादा काउंट हो। ऐसा मैं करूंगा। तो वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, वो ज़्यादातर अपने कभी कभार अगर उनको लगता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कास्ट डोमिनेटेड है, तो अपने कैंडिडेट्स भी वो उसी कास्ट से ज़्यादा ही चुनती है। सिंपली हमने ये जो पढ़ा इतना सारा, इसका मकसद क्या है जो हमने अभी तक पढ़ा, मतलब इस बारे कास्ट के पार्ट में, इसका मतलब ये कि कास्ट जो है वो भी पॉलिटिसाइज हो सकती है, या सॉरी, इसका मतलब क्या कि पॉलिटिक्स में कास्ट का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आजकल रहता है, क्योंकि पॉलिटिशियंस को अपना वोट बैंक बचाना पड़ता है। और वोट बैंक क्या होता है वो शायद अब आपको पता लग गया होगा। तो उनको अपने वोट बैंक के लिए, या अपने मतलब फिर से पावर में आने के लिए, उनको इन चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए कास्ट का भी आजकल बहुत ज़्यादा अमल दखल रह गया है हमारी पॉलिटिक्स में। ये बात तो कास्ट इन पॉलिटिक्स थी, यानी कि कास्ट कैसे पॉलिटिक्स में मैटर करती है। अब हम देखते हैं कि कास्ट में कैसे पॉलिटिक्स आजकल चल रही है। तो क्या होता है, जो बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं, जो बड़े बड़े कास्ट यूनिट्स होते हैं, वो अपने छोटे छोटे कास्ट यूनिट्स को एक साथ मिलाकर एक बड़ा कास्ट ग्रुप बनते हैं। देखो क्यों, कल को अगर उनको कोई बात मनवानी हो सरकार से, अगर अभी 1000 लोग एक साथ मिलके बैठे हैं, अगर वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू अदर्स, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं एग्जांपल भी दे दूंगा। तो क्या है कि सरकार से इनको कोई बात मनवानी है, जैसे कि लास्ट ईयर में क्या होता, जब फार्मर लॉज बने थे, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक किसान सारा कुछ कर सकता था जब तक उसको बाकी किसानों का सपोर्ट नहीं मिलता? तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ पंजाब के किसान वो सारा कुछ कर सकते थे? नहीं, वहां पे यूपी के भी किसान थे, हरियाणा के भी किसान थे, बहुत सारे किसान थे, तब जाके फार्मर लॉज रिपील हुए। यानी कि आजकल क्या हो रहा है कि जो छोटे छोटे कास्ट, सॉरी, बड़े बड़े कास्ट यूनिट जो है, अपना मतलब कि अपना रोब दोब जमाने के लिए, अपनी पावर को और ज़्यादा ग्लोरीफाई करने के लिए, वो छोटे छोटे सब यूनिट्स को अपने अंदर जमा लेते हैं, अपने अंदर रख लेते हैं। उससे उसके साथ क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि जो इनकी पावर है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। हम इसको अब समझते हैं अपने सेम प्रेसिडेंट पार्ट से। देखो अभी तक मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मेरी बात में मतलब क्या, मैं प्रेसिडेंट तो बन गया, लेकिन मेरे स्कूल में मैं उतनी बात मेरी नहीं चल रही। अब मैं क्या करूँगा, मेरा इन्फ्लुएंस तो गाइज में सबसे ज़्यादा हाई है, लेकिन मेरे से कम अब जो है, जिन पे अभी तक मैं मतलब क्या उनसे बात भी नहीं करता था, अब मैं उनको कहूँगा कि यार तुम भी आ जाओ मेरे पास। अब क्या करेंगे हम, अब एक साथ हम मिलके स्कूल अथॉरिटीज़ को अपनी बात मनवाएंगे। अभी तक मैं अकेले था, लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैंने उनको भी अपने साथ मतलब कि अपने पार्टी में रखा, अपने साथ शामिल किया। तो हमारा जो यूनिट है वो और ज़्यादा स्ट्रांग बनता गया। ऐसे हम एक कोलेशन में एंटर होते हैं, और फिर हमारी जो नेगोशिएशन है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। नेगोशिएशन मतलब बातचीत जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। फिर पॉलिटिकल अरीना में आजकल क्या हुआ कि कुछ और नई कास्टेस जन्म ले रही है, लाइक बैकवर्ड क्लासेस, यहाँ पे एक और रखा है फॉरवर्ड क्लासेस। ये आजकल पॉलिटिकल ग्रुप्स में, पॉलिटिकल यूनिट्स में काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या वो राइज पे चल रहे हैं। अब इस कास्ट, देखो हमने पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि वुमेन को अगर स्ट्रॉन्ग वो ना अपनी अपलिफ्टमेंट चाहिए तो उनको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। तो वैसे ही कास्ट, कुछ कास्ट ग्रुप्स को अगर अपनी डिग्निटी चाहिए तो उनको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। तो क्या हुआ है इस पॉलिटिक्स से, कास्ट इन पॉलिटिक्स से, ये जो जब से कास्ट और पॉलिटिक्स इंटीग्रेट हुए हैं एक पॉजिटिव मैनर में, तो तब से क्या है, जो अभी तक डिसएडवांटेजेड कम्युनिटीज थी उनको भी काफी ज्यादा फायदा मिलने लगा। यानी कि अगर अभी तक लेट्स से बैकवर्ड क्लास जो थे उन पे कोई फोकस ही नहीं कर रहा था, लेकिन जब से उनका क्या, जब से उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आई ज्यादा ज्यादा, तो फिर क्या हुआ, तब से उनकी मांगों को भी एक ध्यान में रखा गया, और इससे दलित्स और ओबीसी को भी काफी ज्यादा फायदा हुआ। और एज ए रिजल्ट काफ़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस अब क्या मांग कर रही है कि जिन कम्युनिटीज़ के साथ कोई जुल्म हो रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, वो ख़त्म होनी चाहिए, ताकि वो भी इस माहौल में, आज की 21st सेंचुरी में, एक मतलब क्या, वो
जीने चाहिए अच्छे से, वो भी अब मोर डिग्निटी की बात कर रहे हैं उनके लिए। लेट्स से मैं अभी अब स्कूल का प्रेसिडेंट बना, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ किनकी, बाकी डाउन टाउन स्टूडेंट्स की जो कि अभी तक बेचारे बात भी नहीं करते थे, अब मैं उनके हक की बात कर रहा हूँ ताकि वो भी इस एनवायरनमेंट में अच्छे से जी पाए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम ज़्यादा ही ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स को, सॉरी कास्ट को पॉलिटिक्स से इंटीग्रेट करें तो इसके कॉन्स भी है, यानी कि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है। क्यों? क्योंकि अगर हम बस यही ना कास्ट पॉलिटिक्स रिलीजियस पॉलिटिक्स खेलेंगे तो फिर जो प्रेसिंग इश्यूज होंगे लाइक डेवलपमेंट, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इन पे फोकस ही नहीं रहेगा। फोकस इस पे रहेगा, अरे इनको रिजर्वेशन दो, वो दो, ये दो। मतलब हम ज्यादा ही इंटीग्रेट करेंगे कास्ट को पॉलिटिक्स में। इससे क्या होगा फिर, इससे जो अहम मुद्दे हो गए कंट्री के, अहम मुद्दे, वो फिर मतलब क्या, वो फिर दब जाएंगे, वो फिर ओवर शैडो हो जाएंगे। तो कास्ट को पॉलिटिक्स में ज्यादा अगर हम इंटीग्रेट करें उसके भी नुकसान है, अगर ना भी करें तो तब भी नुकसान है। एक अच्छी लेवल पे अगर हम इसको बैलेंस करके साथ चले तो फिर हमारी जो सोसाइटी है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। तो दिस वॉज द चैप्टर। देखो कितना इजी था ये चैप्टर, सारा कुछ खत्म हो गया। एक बार फिर से इसको पढ़ो, समझ नहीं आया तो हाँ, समझ नहीं आया तो इसको फिर से पढ़ो। और बस रिवीजन की बात है, ये कुछ भी नहीं है उतना। और समरी की बात थी यहाँ पे, और कंसेप्ट का। इसके बगैर मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आपको, और इतना इनफ था, इतना अभी के लिए इनफ है। और जो मतलब क्या जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए तो ये मोर देन इनफ है। ओके, थैंक यू। और हाँ, अब बात रही नोट्स की। और बात रही नोट्स की, देखो अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, अपने मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, तो काम एक करो, डेयरी मिल्क को छोड़ के अभी के लिए ये नोट्स ले लो। 49 रुपीज़ में आपको सारा पैकेज मिल जाएगा। 49, नहीं नहीं नहीं, 39 में, यानी कि डेयरी मिल्क से भी बहुत कम कॉस्ट में। इस नंबर पर टेक्स्ट करो, और शायद ऑटोमेटेड है और एक बंदा मैंने इस पर रखा है, बात करो उससे, वो नोट सेंड कर देगा फॉर 39 रुपीज़। ओके, थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन। आपने इतना वीडियो देखा। कीप रॉकिंग एंड कीप लर्निंग। और हाँ, अल्लाह हाफिज़।